हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैं कोकिन। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी के एमसीक्यू। बता देती हूँ, ये एमसीक्यू मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के ऊपर पूरी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है, उसमें कितने कहानियां संकलित है, किस पत्रिका में प्रकाशित है, इन सब के ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। ये एमसीक्यू मैंने बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पर बनाए हैं। जैसा कि आपका अब 6 जनवरी 2026 को एग्जाम लिया गया था, बिल्कुल बदलते हुए पैटर्न के आधार पर मैंने ये एमसीक्यू बनाए हैं। तो एमसीक्यू को ध्यान से देखना है। अभी आपको सिर्फ रिवीजन एमसीक्यू, मॉक टेस्ट या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। डेफिनेटली आपका एग्जाम जून में लिया जाएगा। भले ही एग्जाम जो आपके फॉर्म है वो लेट हो गए हैं, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो जून में 100% ले लिया जाएगा। तो आप जून को मानकर अपनी तैयारी करो। जो बच्चा ये मान रहा है कि जून में एग्जाम नहीं होगा, जो फॉर्म है वो लेट है, तो एग्जाम जून में नहीं होगा, ये आपकी गलत फहमी है। एग्जाम आपका पक्का जून में ले लिया जाएगा। तो अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। जितनी बार हो सके बार बार जहां जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपके पास जो बुक है उनका क्या करो, बार बार रिवीजन करो। नया पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। रही बात सिलेबस की, तो मैं अब जून के लिए तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। बट हाँ, आपका जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसके लिए मेरे इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो जून के एग्जाम के लिए तो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कर लेना। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, दिसंबर के एग्जाम के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पूरा सिलेबस आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी के एमसीक्यू। कहानी है, जो 3 कहानियां मैं करवा चुकी हूँ। 21 कहानियां टोटल आपके सिलेबस में दी गई है। कौन सी यूनिट है हमारी? ये यूनिट 7। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों के सामने? दिया गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष निम्न में से क्या है? कहानी का प्रकाशन वर्ष, साथ में जो कहानीकार है उनका जन्म वर्ष, कौन सी कहानी किस पत्रिका में है, ये सब मैं बता चुकी हूँ कि मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल से लिया हुआ है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है कि ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी। 1904 ईस्वी में, संवत 1961 में, ए या बी दोनों, यानी 1904 ईस्वी में भी और 1961 संवत में भी, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है ये 1904 में भी आई थी और 1961 संवत में भी आई थी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे ईस्वी पूछता है या संवत पूछता है। ईस्वी और संवत क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आदिकाल के ऊपर मैंने क्लासेज शुरू की गए हैं मेरे इसी चैनल पर। पहली ही वीडियो आदिकाल से संबंधित आपको देखने को मिलेगी, उसमें मैं ईस्वी और संवत क्या होता है बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, जाकर देख लीजिए। तो 1904 ईस्वी भी आएगा इसका और 1961 संवत, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। मैंने बता दिया एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपका हिंदी साहित्य है, यहाँ पर संवत भी पूछा जाएगा आपसे और ईस्वी भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको पहले ही अलर्ट रहना है। आपको संवत और ईस्वी दोनों में जो रचनाएं हैं उनका आपको ईस्वी भी पता होनी चाहिए, उस कि आपको संवत भी पता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि 1904 ईस्वी और 1961 संवत दोनों यहाँ पर सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी आपसे पूछी है और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये आपको बताना है। इंदु पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में, हंस पत्रिका में या फिर प्रतीक पत्रिका में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बेटा ध्यान रखना है। ये जो कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दोनों ही कहानियां आपकी सरस्वती पत्रिका में है, दुलाई वाली भी और चंद्रदेव से मेरी बातें भी। दुलाई वाली की अगर हम बात करते हैं तो वो सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें सिर्फ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इतना ही हमें देखने को मिलता है। इंदु पत्रिका में जो कानों में कंगना है किसकी है?
कानों में कंगना किसके द्वारा लिखी गई है? राधिका रमन प्रसाद जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। इंदु पत्रिका में है। हंस पत्रिका में आपकी आती है निर्मल वर्मा की परिंदे। परिंदे जो कहानी है वो हंस पत्रिका में, और प्रतीक पत्रिका में शायद आपकी कोशिका गटवार जो ये कहानी है, शायद कह रही हूं मैं, श्योर नहीं हूं, वो किस में है? प्रतीक पत्रिका में है। आगे चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया कि राजेंद्र बाला घोष के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल ने राजेंद्र बाला घोष के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा है, ये आपसे पूछा गया है। मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन राम प्रसन्न घोष की पुत्री थी, पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। इन्होंने बहुत सी कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में कुछ मौलिक कहानी भी इन्होंने लिखी। तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित पूछा गया है कि इन्होंने राजेंद्र बाला घोष के बारे में या बंग महिला के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा है। तो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन राम प्रसन्न घोष की पुत्री थी, सही है। इनके पिता का नाम क्या था? बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष के पिता कौन थे? राम प्रसन्न घोष इनके पिताजी का नाम था। अगर इनके पति की बात करते हैं तो इनके पति का नाम था पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। इन्होंने बहुत सी कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया, ये भी सही है। हिंदी में कुछ मौलिक कहानी भी इन्होंने लिखी, ये क्या है? यहाँ पर हिंदी में कुछ मौलिक कहानी भी इन्होंने लिखी, ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि इन्होंने बहुत सी कहानियों का बांग्ला में अनुवाद किया, ऐसा शुक्ल जी ने अपनी बुक में मेंशन किया है। यहाँ पर हिंदी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? याद रखना है, बांग्ला शब्द का यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि लेखिका चंद्रदेव को भारत भ्रमण का निवेदन किस दिन के लिए कहती हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, यानी कि जो लेखिका है वो चंद्रदेव को पत्र लिखती है और उस पत्र में क्या कुछ कहती हैं वो सब इस कहानी में दिया गया है। तो लेखिका चंद्रदेव को भारत भ्रमण का निवेदन किस दिन के लिए कहती है, ये आपसे पूछा गया है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष के दिन या फिर शुक्ल पक्ष के दिन। तो लेखिका जो बंग महिला है वो चंद्रदेव से कहती है कि आपको महीने में एक दिन छुट्टी मिलती है, और किस दिन मिलती है? अमावस्या के दिन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूर्णिमा को जो है चांद पूरा आकाश में दिखाई देता है, लेकिन अमावस्या के दिन चांद जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो जो चांद हैं, चंद्रदेव जी हैं, उनको किस दिन छुट्टी मिलती है? अमावस्या के दिन छुट्टी मिलती है। यहीं पर यहाँ लेखिका कहती है कि आप 8वें दिन नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन आपको हॉलीडे जरूर मिलता है, तो हमारी राजधानी कलकत्ता में जरूर आइएगा। ऐसी बातें लेखिका अपनी इस कहानी में कहती है। अगर कहानी को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो छोटी सी कहानी है, मैंने इसी चैनल के ऊपर करवा रखी है, जाकर देख लीजिए। आगे बात करें, क्या क्वेश्चन पूछा गया? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस जानवर का उल्लेख नहीं किया गया है? जानवर यहाँ से पूछा है, और कौन से जानवर का उल्लेख नहीं है ये आपसे पूछा है। आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होता है, इसलिए आप उसके नीचे अंडरलाइन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, नहीं असत्य सत्य या असत्य इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस जानवर का उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। गज का, हंस का, बैल का, चूहिया का। तो छोटा सा माइनर सा डिफरेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और वहीं यहाँ पर मैंने एमसीक्यू बनाते टाइम हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही किया है। तो यहाँ पर चूहा आएगा, न कि चूहिया। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर चूहा शब्द का जो लेखिका है, कहानीकार है, उन्होंने प्रयोग किया है। चूहिया शब्द का यहाँ पर कोई भी जो जानवर है ऐसा नाम नहीं देखने को मिला। तो गज का भी है, हंस का भी है, बैल का भी है और चूहा का भी है, लेकिन चूहिया शब्द का लेखिका ने, कहानीकार ने प्रयोग नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो कहानीकार ने कहानी में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्यक्ति ही लिखा था, प्रस्तुत कथन किस कहानी से है? क्या पूछा गया है कि बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्यक्ति ही लिखा था, प्रस्तुत कथन किस कहानी से है? चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, राही।
तो एक टोकरी भर मिट्टी और राही की तो आज हम बात ही नहीं कर रहे, हम प्रश्नोत्तरी किसके ऊपर कर रहे हैं, दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें। तो बेचारे के भाग्य में विधाता ने दासी व्यक्ति ही लिखा था, तो ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है चंद्रदेव से मेरी बातें। जो सहयोगिनी दामिनी है चंद्रदेव की, कौन, बिजली, उसके बारे में यहाँ पर जो दामिनी बिजली की तुलना लेखिका ने किस में मतलब तुलना किससे करी है, नारी से की है। इनडायरेक्ट वे में आपको वहां पर स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका के किस भाग और किस संख्या में प्रकाशित हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो दुलाई वाली कहानी है वो तो सरस्वती पत्रिका के भाग 8 और संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी हमें सिर्फ सरस्वती पत्रिका में देखने को मिलती है, वहां पर भाग संख्या ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन दुलाई वाली कहानी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी स्पष्ट लिखते हैं कि भाग 8 और संख्या 5 में ये कहानी छपी थी। तो भाग 8 और संख्या 5 आप लोगों को याद रखनी है। अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन डीप लेवल आपके एग्जाम का जो लेवल है वो जा चुका है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि भाग 8 और संख्या 5 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, कौन सी, दुलाई वाली, न कि चंद्रदेव से मेरी बातें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में डैश का अनेक बार प्रणाम, खाली स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, डैश दिया गया, यहाँ से पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आप फिल करेंगे तब ये वाक्य पूरा होगा। यानी कि जो ये कथन है कहानी से चंद्रदेव से मेरी बातें में ये यहाँ पर कैसे पूरा होगा, ये आपको बताना है कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में डैश का अनेक बार प्रणाम। जब आप कहानी को खोलते हो, पढ़ते हो, तो बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन यहाँ पर उठाई गई है और पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, रानी का, दासी का, लेखिका का या सभी का। तो यहाँ पर लेखिका ने अपने आप को चंद्रदेव से क्या कहा है, दासी कहा है। याद रखना है बेटा कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में दासी का अनेक बार प्रणाम। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, दासी शब्द। लेखिका ने अपने आप को क्या कहा है, दासी कहा है। आगे चलते हैं, दिया गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्न में से असत्य है, क्या पूछा गया, असत्य। कौन सी कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। सेनापति कार्तिकेय है, फैमिली डॉक्टर धनवंतरी है, चीफ जस्टिस चित्रगुप्त है, बीमारी हेजा है। आपने कहानी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा होगा, इतनी मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसमें बीमारी कौन सी आई है, हेजा बीमारी का जिक्र नहीं है इसमें। इसमें कौन सी बीमारी का जिक्र है, प्लेग बीमारी का इसके अंतर्गत जिक्र है। चंद्रदेव के जो सेनापति बताए गए हैं कार्तिकेय है, सही है। फैमिली डॉक्टर धनवंतरी है, ये भी सही है। और चीफ जस्टिस कौन है, चित्रगुप्त है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कहानी में प्लेग बीमारी का जिक्र है, न कि हेजा बीमारी का। आगे चलते हैं, सिकरोल स्टेशन का जिक्र किस कहानी में आया है, कौन सा स्टेशन है, सिकरोल स्टेशन। और पूछा गया है कि ये जो सिकरोल स्टेशन है का जिक्र किस कहानी में आया है। एक तो सिकरोल स्टेशन ध्यान रखना है दोस्तों, और एक याद रखना है मिर्जापुर स्टेशन। ये दो स्टेशनों का जिक्र आया है इस कहानी में। कौन सी कहानी है बताना है, दुलाई वाली है, चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, राही है, उसने कहा था है। तो राही और उसने कहा था की तो बात ही नहीं हो रही। आज हम कर रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। तो जो सिकरोल स्टेशन है और मिर्जापुर स्टेशन है, दोनों स्टेशनों का जिक्र दुलाई वाली कहानी में किया गया है, क्योंकि वंशीधर, नवल किशोर और जानकी देई जब रेल यात्रा करते हैं वहां पर स्टेशन आते हैं, उनके बारे में ये दो स्टेशन है, सिकरोल स्टेशन है और मिर्जापुर स्टेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पर ये एमसीक्यू बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरे एमसीक्यू पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। प्रस्तुत कथन किस कहानी से है, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, राही, उसने कहा था। पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं।
प्रस्तुत कथन किस कहानी से है? चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, राही और उसने कहा था। तो सी और डी को हम एलिमिनेट करेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, यहाँ पर धुलाई नहीं आएगा भाई, क्या आएगा यहाँ पर? दुलाई आएगा। मिस प्रिंटिंग है, एरर टाइपिंग करते टाइम। तो पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। बच्चा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि ये कथन तो शायद चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में से लिया गया है, और बच्चा इसी को टिक करके घर वापसी आता है और घर आकर देखता है कि ये कथन तो कहाँ से लिया गया है? दुलाई वाली कहानी से ये कथन उठाया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है कहाँ से ये कथन उठाया है। दुलाई वाली कहानी से ये कथन उठाया गया है। आगे बात करते हैं, क्या दिया गया है? दिया गया कि दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? जैसे कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। एक टोकरी बरमिटी जो माधव प्रसाद सप्रे के द्वारा लिखी गई है, को हिंदी की पहली कहानी माना गया है। उसी प्रकार से दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? ये आपसे पूछा गया है। राय किशन दास ने माना है, राय किशन गुप्त ने माना है, राय किशन स्वामी ने माना है और किशन दास ने माना है। बिल्कुल एग्जाम में आपको इसी तरह के मिलते जुलते शब्द देखने को मिलेंगे, इसलिए पढ़ते टाइम ध्यान, जो शब्द दिए गए हैं उनके ऊपर फोकस किया करो। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज जरूर होगा अगर उसने ध्यान से नहीं देखा है तो। और उसी तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे हैं। तो राय किशन दास ने, न कि गुप्त ने, न कि स्वामी ने, न किशन दास ने, तो राय किशन दास ने दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी माना है। किसने माना है? राय किशन दास ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दुलाई वाली कहानी में नवल किशोर किस छींट की दुलाई ओढ़े है? नवल किशोर के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, क्योंकि नवल किशोर ही है जो पूरी रेल यात्रा के दौरान वंशीधर को पहचान में नहीं आते, क्योंकि वो अपने सिर पर दुलाई ओढ़े हुए हैं, और दुलाई ओढ़े के कारण वंशीधर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, और जबकि नवल किशोर उनका पीछा कर रहे हैं। पीछा कहने का मतलब क्या है कि जिस डिब्बे में जिस स्टेशन पर वंशीधर उतरते हैं वहीं पर नवल किशोर भी उतरते हैं, जिस रेल में वंशीधर चढ़ते हैं उसी रेल में नवल किशोर भी चढ़ते हैं, लेकिन जो वंशीधर है उनको नवल किशोर पहचान में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने दुलाई जो है वो अपने सिर पर ओढ़ी हुई है। तो जो दुलाई नवल किशोर ने अपने सिर पर ओढ़ रखी है, उसमें कौन सी छींट है, ये आपसे पूछा गया है। देखो एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह के क्वेश्चन टिप टॉप आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? टिप टॉप आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी छींट का, फ्रांसीसी छींट का, चमकदार छींट का या फिर चमकीली छींट का? तो फ्रांसीसी छींट की जो धुलाई है, कौन? नवल किशोर अपने सिर पर ओढ़े हुए हैं। कौन सी छींट है बेटा? फ्रांसीसी छींट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने कि अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। उपयुक्त कथन दुलाई वाली कहानी में किस पात्र का है? नवल किशोर का, वंशीधर का, वंशीधर की पत्नी जानकी देई का, नवल किशोर की पत्नी का। तो एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, नवल किशोर की पत्नी का कहानी में नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ वंशीधर है, सीता है जो वंशीधर की साली, उम्र कितनी है? 10 वर्ष। वंशीधर की पत्नी का नाम दिया है जानकी, और नवल किशोर, ये 4 पात्रों के नाम दिए हैं। न तो वंशीधर की सास का नाम दिया है, न वंशीधर के साले का यहाँ पर नाम दिया है। तो वंशीधर, नवल किशोर और जानकी देई, और कौन है? सीता, जो वंशीधर की क्या है? साली है। इन चारों का नाम दिया है, लेकिन पात्र इसमें और भी है, जैसे कि वंशीधर की सास है, वंशीधर के साले हैं, यानी जानकी देई के भाई और जानकी देई की माँ। जो वृद्ध स्त्रियां हैं रेल यात्रा के दौरान उनको मिलती है, वो है, इक्के वाला है। इसमें और भी पात्र है, लेकिन जिनके नाम दिए गए हैं वो तो आपको अच्छे से याद रखना है। अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया न आवे। ये बात कौन कहती है? ये कहती है वंशीधर की पत्नी जानकी देई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पीवाईक्यू में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। दुलाई वाली कहानी में वंशीधर और उसकी पत्नी जानकी देई कितने बजे स्टेशन जाने का समय आया? दुलाई वाली कहानी में जो वंशीधर जानकी देई से कहते हैं कि हमें तो अभी मतलब इस समय हमें स्टेशन पर निकलना होगा, क्योंकि नवल किशोर वहां पर आ रहे हैं। तो कौन सा समय बताया गया है? 2 बजे का था, 4 बजे का था, 6 बजे का था या फिर 1 बजे का था? तो यहाँ पर कहानी में समय दिया गया है 1 बजे का। क्या था? वंशीधर और जानकी देई का स्टेशन पर जाने का समय था।
आगे बात करें कौन सा क्वेश्चन दिया गया कि रामचंद्र शुक्ल ने मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को निम्न में से नहीं चुना। रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो भाव प्रधान कहानियां हैं रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन सी नहीं मानी। इंदुमती को 11 वर्ष का समय को, दुलाई वाली को, चंद्रदेव से मेरी बातें को। तो याद रखना है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने 3 भाव प्रधान कहानियां मानी है। इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई थी। 11 वर्ष का समय जो है किसके द्वारा लिखी गई है? स्वयं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। दुलाई वाली बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई। ये तीनों कहानियों को रामचंद्र शुक्ल जी भाव प्रधान कहानियां मानते हैं, लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें का वहां पर कोई जिक्र नहीं है। इसलिए कहती हूँ रामचंद्र शुक्ल की बुक को अच्छे से पढ़ा करो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। खासकर जो आपके सिलेबस में दिया गया है उनसे संबंधित तो आपको रामचंद्र शुक्ल को बिल्कुल अच्छे से देखना है। दुलाई वाली कहानी में जानकी देवी के आंसुओं की तुलना किससे की गई है? दुलाई वाली कहानी में जो जानकी देवी, जो वंशीधर जानकी देवी से कहते हैं कि हमें अब यहाँ यानी कि आपका जो मायका है, मेरी जो ससुराल है वहां से निकलना होगा, क्योंकि नवल किशोर का मैसेज मेरे पास आ चुका है कि इस इतने बजे मैं स्टेशन पर पहुंच रहा हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर मिल जाना। लेकिन जानकी देवी क्या है कि जाने का मन नहीं कर रहा, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उनकी तुलना यहाँ पर पूछा गया किससे की गई है? आषाढ़ या बैसाख महीने से, आषाढ़ या सावन महीने से, सावन या कार्तिक महीने से, कार्तिक या सावन महीने से। तो जो जानकी देवी के जो आंसू है, आंसुओं की जो झड़ी लगती है, उसकी तुलना आषाढ़ और सावन महीने से की गई है। इसीलिए कहती हूँ कि कहानी को ध्यान से पढ़ा करो। एक एक लाइन से आजकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। जहां पर आपको ऐसा ये लगता है कि नहीं ये तो नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन अब वहीं से बन रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ही अब ऐसे बना रहा है जहां पर बच्चे की नजर नहीं जाती। क्योंकि बच्चा सिलेबस को बिल्कुल मतलब मोटा-मोटा सिलेबस अब उसको कंठस्थ कर चुका है। बच्चा ये सोचता है कि ये क्या कहाँ पूछा जाएगा, ये कहाँ पूछा जाएगा, और आज-कल वहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है? इसीलिए कहती हूँ कि आपको जो 6 जनवरी 2026 को जो एग्जाम लिया गया था, उस एग्जाम को एनालिसिस करना है, अच्छे से देखना है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे बदला है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, रिवीजन अब हमें कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए लास्ट हथियार होता है। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू यही आपके लिए बिल्कुल लास्ट टाइम पर रामबाण का काम करते हैं। अभी आपके पास सिर्फ 1.5 महीने का टाइम है और 1.5 महीने में ऐसा नहीं है कि कोई 30 मार्क खानी होता कि 1.5 महीने में हिंदी के सिलेबस को क्या अदर जो सब्जेक्ट है उनको कवर कर ले बच्चा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता। इसलिए आपको अब सिर्फ नया कुछ नहीं पढ़ना है, रिवीजन बार बार करना है, एमसीक्यू करने हैं और 5 साल के पीवाईक्यू आपको बिल्कुल अच्छे से लगा लेने हैं। 6 जनवरी 2026 का एग्जाम जो हुआ था उस मतलब जो पीवाईक्यू आपसे पूछे गए थे उनको तो आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैं उसी के अनुसार एग्जाम को देखते हुए मैंने पूरे एग्जाम को एनालिसिस किया है और उसी के आधार पर मैंने आज के एमसीक्यू कहानी से रखे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली के ऊपर। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है ये पूछा गया है। संवादात्मक शैली में है, पत्रात्मक शैली में है, कथात्मक शैली में है या फिर वर्णनात्मक शैली में है। पहले बता चुकी हूँ कि लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष चंद्रदेव को क्या लिखती हैं? पत्र लिखती हैं। तो ये किस शैली में लिखी गई है? पत्रात्मक शैली में लिखी गई क्या है? ये कहानी है, या फिर एकात्मक शैली में लिखी गई क्या है? ये कहानी है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। दुलाई वाली कहानी में वंशीधर की पत्नी जानकी के परिवार के सदस्य में शामिल नहीं है। जानकी देवी जो वंशीधर की पत्नी है, जानकी के परिवार में नहीं, यानी जानकी देवी के मायके में कौन कौन शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। जानकी की माँ, भाई, बहन, बहन का नाम दिया गया भाई कहानी में, याद रखना है सीता, और उम्र कितनी बताई है इसकी? 10 वर्ष इसकी उम्र बताई गई है। किसकी बताई गई है? सीता की। और पीवाईक्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता की उम्र कहानी में कितनी बताई गई है? 10 वर्ष बताई गई है। एक टोकरी पर मिट्टी जो कहानी है उसमें जो बुढ़िया, अनाथ बुढ़िया है जिसकी झोपड़ी जमींदार साहब हड़प लेते हैं, लेकिन बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है, झोपड़ी को वापस दे देते हैं। तो अनाथ विधवा की पोती है, उसकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष। ये भी ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य है जो परिवार में शामिल नहीं है? जानकी की माँ, भाई, बहन,
क्या पूछा गया कि कौन शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। जानकी की माँ है, भाई है, बहन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 1 और 3, केवल 2, केवल 1। तो पहले भी बता चुकी हूँ कि दुलाई वाली कहानी में जो जानकी देई के परिवार में जानकी की माँ है, जानकी के भाई हैं, उनका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो बहन है सीता, उसका नाम दिया गया है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि दुलाई वाली कहानी में चित्रित नहीं है। जानकी को नवल किशोर की हंसी पसंद थी, पर्दा प्रथा का वर्णन है, काशी के लोगों की दिनचर्या का वर्णन है, या वंशीधर द्वारा जानकी को जनानी गाड़ी में बिठाने का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। क्या 1, 2, 3 चारों सही है, चारों ही गलत है, 2 और 3 गलत है, 3 और 4 यहाँ पर गलत है, या फिर केवल 1 यहाँ पर गलत है। तो पूछा गया कि दुलाई वाली कहानी में चित्रित नहीं है, यानी कि आपको वो बताना है जो इस कहानी में चित्रित नहीं है। तो जानकी को नवल किशोर की हंसी पसंद थी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने एमसीक्यू किया है कि जानकी देई कहती है कि इन लोगों को इनकी हंसी कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है ना कि किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन लोगों को दया न आवे। तो जानकी देई को नवल किशोर की हंसी पसंद थी, यहाँ पर ये दिया गया, बल्कि क्या आता है यहाँ पर कि जानकी देई को नवल किशोर की हंसी पसंद नहीं थी। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है। पर्दा प्रथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये सही है। काशी के लोगों की दिनचर्या का यहाँ पर वर्णन है, ये भी सही है। और वंशीधर द्वारा जो जानकी देई है उसको जनानी गाड़ी में बिठाना, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। जनानी गाड़ी आएगा यहाँ पर, न कि घाटी। जनानी गाड़ी में बिठाना, जो वंशीधर हैं जानकी देई को किस गाड़ी में बिठाते हैं? जनानी जो गाड़ी है, यानी कि महिलाओं की जो गाड़ी है उसके अंतर्गत किसको बिठाते हैं? जानकी देई को बिठाते हैं। तो तीनों यहाँ पर सही हैं, लेकिन डी यहाँ पर क्या है? गलत है। यानी आपका केवल एक यहाँ पर क्या दिया गया? गलत है। केवल एक क्या है कि जानकी को नवल किशोर की हंसी पसंद थी, ये दिया गया। बल्कि क्या आता कि जानकी को नवल किशोर की हंसी पसंद नहीं थी। ये थे आपके 20 एमसीक्यू, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैंने इन एमसीक्यू को बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।